स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअली 2020 में बताया गया था कि आपको शुगर बॉर्डर पे है, हो सकता है आपको गोली चालू करनी पड़े। जी जी। तो मेरे को ऐसे सडन शॉक लगा, मैं क्या ये गोली वगैरह कैसे होगा, मैं तो दोस्तों की टोली में रहने वाला, गोली कैसे लूँगा। और आपका वजन कितना कम हुआ इस चीज़ से? मेरा वजन ऑलमोस्ट 99 kg के आसपास था, उसमें से कम होके 76 के आसपास आ गया। बिल्कुल जी। और ये कितने समय के दौरान ये सारे ठीक है? 70-80 डेज में मिल गया था। और सर मैं कचौरी खाता था महीने में सर कम से कम 50-60 कचौरी, रोज 2-3 कचौरी खाता था। और आपका नाम क्या है? नरेश भाई बच्चानी। कहाँ से हैं आप? दाहोद से। दाहोद से। अच्छा, कल आपने जो फोन किया हाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, वेलकम, आपका स्वागत है। और इस प्रथा को आप कितने समय से फॉलो कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। और स्ट्रिक्टली इसमें आपने विशेष ध्यान कब दिया? सर स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअली 2020 में बताया गया था कि आपको शुगर बॉर्डर पे है, हो सकता है आपको गोली चालू करनी पड़े। जी जी। तो मेरे को ऐसे सडन शॉक लगा, मैं क्या ये गोली वगैरह कैसे होगा, मैं तो दोस्तों की टोली में रहने वाला, गोली कैसे लूँगा। तो फिर मुझे 2-4 वीडियोस देखे बीवी चौहान सर के, आपके भी सर वीडियो देखे, मैंने आपसे फ़ोन पे तब बात भी की थी। ठीक है। तो मुझे कुछ समझ में आया कि भाई ये काम करने से एक सेंटर में लाके गोलियाँ बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो सकती है। बिल्कुल। तो फिर मैंने अच्छी तरह डाइट फॉलो की और विथिन मेरे को 15 से 20 दिन में ही बहुत मिरेकल रिजल्ट मिला। जी। और मतलब पर मेरे मिलने जुलने वाले पूरे थे, क्या बात है बीमार हो गया है क्या, कि एकदम पतला होता जा रहा है। अब एक्चुअली अपन स्वस्थ हो रहे थे तो लोग बोल रहे थे आप बीमार हो रहे हैं। वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी लगता था। फिर ऐसा लगता था कि मैं खाना चालू कर दूं, लोग क्यों बार बार ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि बाजार में अपने मिलने जुलने वाले ऐसा ही बोलते हैं, क्या बात है बीमार लग रहा है, वीक हो गया है। फिर धीरे धीरे मैंने उसको इग्नोर करना चालू किया। अब लोग पूछते हैं कि कैसे करते हो, हमको भी बताओ। वही लोग जो ऐसा पूछ रहे थे। आप क्या 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 खाते थे? मतलब ये ज़्यादातर लंच में रोज सैलेड वगैरह ज़्यादा लेता था। और रात में एक टाइम खाना भी खा रहा था, पर एक टाइम में अगर एक ग्रीन जूस और एनिमा वगैरह लेने से काफ़ी रिलीफ लगा ऐसा। सब्जी जो है हाँ, वो तो आजकल जितनी भी अधिक केमिकल की सब आजकल अनाज कोई भी वो नमक में भिगो दो 10-20 मिनट या सिरके में भिगो दो, ठीक हो जाता है। ये तो अंदर घुसा हुआ कैसे निकलेगा? ये इनका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि इस पद्धति में आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 2% लोगों को भी ऑर्गेनिक खाना मिल नहीं रहा है, फिर भी रिजल्ट आ रहा है। फिर भी लाखों नहीं करोड़ों लोग ठीक हुए हैं। ये आपके सामने हैं सभी, ऐसे काफ़ी सारे लोग जिन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनिक न खाते हुए भी बाजार की चीज़ें ही आप लेके आ गए, बस बहन ने पानी से धो दिया, काट दिया और हमने बना लिया। और ज़्यादातर सीधा डायरेक्ट हमने खाया, उसको पका कर तल कर या भून कर खाने का जो प्रोसीजर है उससे हम थोड़ा बाहर आ गए। तो पेस्टिसाइड का थियरी कुछ मैंने ऐसा जाना है कि पेस्टिसाइड जो होता है ना, वो 2 मिनट्स के लिए तो वेरी डेंजरस, जब उनका छिड़काव होता है तब जो जीव जंतु वगैरह मर जाते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स 5 मिनट्स वो भी डेड जोन में चले जाते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जिन्होंने भी बनाया ये सोच के थोड़ा बनाया होगा कि ये लाइफ लॉन्ग के लिए जहरीले हो जाएंगे, तो ये चीज़ें खाकर मनुष्य भी मरने लगेंगे। थोड़ा बहुत हल्का सा फ़र्क तो रहेगा कि कुछ ना कुछ सेहत में जो हम नेचुरल खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, इतना फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन हमारी जो मान्यताएं हैं कि इतना नुकसान कर देगा, मर जाएंगे, ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं। इन्होंने तो अपना पेस्टिसाइड का बिजनेस था खुद का। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं तो ये बोल, जो ऑर्गेनिक जो बोलते हैं वो तो गलत है ही, गलत है। हाँ, और ये जो आप खा रहे हो जी, आप जो उसमें जो तेल नहीं डाल रहे हो, घी नहीं डाल रहे हो, सबसे बड़ा मसाला नहीं डाल रहे हो ना, हाँ जी, वो बड़ा सबसे बड़ा गुण है। सही बात है। एक्चुअल तो मेरे हाँ, सही बात है। मैं ये जो आप राह का बोल रहे हो ना, आप तेल नहीं डालते हैं। बिल्कुल जी। तो तेल भी मान लीजिए, तेल अपन घर में तो कम से कम 1 बार 2 बार यूज करते हैं, पर गाँव तो 10 बार का पुराना तेल यूज करता है। अपन बाजार से कुछ मंगाते हैं। ऐसे घी है, घी का तो पता ही नहीं है कि भगवान मालिक है कि एक्चुअल घी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, सब मिलावट का आ रहा है। बात आपका कहना ऐसी, तेल भी मिलावट के आ रहे हैं, फिर मसाले भी मिलावट के आ रहे हैं। बिल्कुल जी। सब्जियों में तो वो सब आप निकाल देते हैं। तो एक्चुअल में तो सबसे बड़ी बीमारी तो वो है। पेस्टिसाइड मतलब एक खराब चीज है, लेकिन उतना जो मान रहे हैं उतने हिसाब से हमें कॉन्शियस होने की 5% लॉस करता होगा, 95% लॉस ये करता है। और 5% अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। भगवान ने अपने को इतनी शक्ति दी है बॉडी को, मैं ये समझता। सही बात। और आपका वजन कितना कम हुआ इस चीज से? मेरा वजन ऑलमोस्ट
99 kg के आसपास था, उसमें से कम होके 76 के आसपास आ गया। बिल्कुल जी। और ये कितने समय के दौरान, ये सारे 4-6 महीनों में? नहीं, मेरे को तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल गया था, मोर देन ठीक है 70-80 डेज में मिल गया था। और बाकी का आज की दिन में आपकी दिनचर्या, दिन में कच्चा, रात में पका हुआ? हाँ बिल्कुल। तो ये अपनी एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं। अब तो अच्छा लगता है। मतलब पहले सोसाइटी के बीच में रहकर भी इस तरीके नहीं, से। स्टार्टिंग में मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या हुआ, मतलब सैलेड वगैरह खा के स्टार्टिंग में बोरिंग लग रहा था। अब तो मतलब वो टेस्ट बर्ड इतना अच्छे आने लगे ना, तो मजा आता है। अब पहले क्या मजबूरी में खा रहे थे, अब मजा आने लगा है। ये फर्क है। बहुत सुंदर लाइन है। हाँ। और सर मैं कचौरी खाता था महीने में सर कम से कम 50-60 कचौरी, रोज 2-3 कचौरी खाता था। वही प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली। मैंने वो भी छोड़ी ना, बहुत मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट मिलने लगा। बिल्कुल जी। और वो समझ में भी नहीं आ रहा था कि तेल में इतना तेल गाढ़ा है, ये कैलोरीज मल्टीपल हो रही है, कुछ अवेयरनेस ही नहीं था, समझो। अभी ये माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना, उसका मजा ही अलग आता है। कभी गलती से मैंने कुछ गलत खा भी लिया ना, तो अभी मैं उसको दूसरे दिन फास्टिंग करके अवॉइड कर लेता हूँ इजीली। बिल्कुल जी, वो एक पता चल गया कि मैंने ये ओवरड्राफ्ट किया है, उसको लेवल करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। बरोबर। तो जैसे मैंने कुछ भी गलत खाया तो 1-2 दिन फास्टिंग कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाता है इजीली। मतलब अपने खुद के डॉक्टर खुद बन गए कि बिगाड़ा है तो कैसे ठीक किया जाए। हाँ। अच्छी बात है। और ख़ास करके तेल और घी के विषय में बताना चाहूँगा कि लोग ऐसा समझते हैं, कोई लोग हैं ना ज़्यादा हो। आज एक भाई जी यहाँ आने वाले हैं, वो भी तेल और घी के विषय में ऐसे बताते हैं कि तेल 10 प्रकार के हैं, उसमें से सही चुनाव करो तेल का। और मैं और हमारी एनडीएस थियरी ये कहती है कि तेल को यूज़ करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी प्रकार का तेल गुणवत्ता में अच्छा होगा शरीर के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, हमारी गलत मान्यता है और कुछ नहीं है। लोग तो कहते हैं मूंगफली का तेल ही हम तो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे कोई आलतू फालतू तेल इस्तेमाल नहीं करते। कोई कहता है सनफ्लावर अच्छा है, लेकिन तेल को अच्छा समझना भी गलती है। कोई कहते मिलावट आ रही है तेल में। अरे मिलावट से ज़्यादा ओरिजिनल नुकसान करेगा आपको, ओरिजिनल। दूसरी बात ये है कि घी भी उस तरीके से है। आप कहते हैं ना, हम कई बार सभाओं में, शिविरों में जाते हैं तो कहते हैं दूध नहीं खाना चाहिए, तो लोग सभाओं में खड़े होकर ये बताते हैं अरे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि दूध में मिलावट है, प्रोसेस्ड है, कंपनी से बनकर आ रहा है, पेस्टिसाइड डाले हुए हैं उसके अंदर। तो मैं कहता हूँ ये मान्यताएं भी छोड़ो, जो गाय के स्तन से आ रहा है वो भी हमारे लिए तो महाजहर है। कम मात्रा में गया हुआ जहर बॉडी, जैसे भाई ने कहा, एब्जॉर्ब कर लेती है, सेटल करके निकाल देती है किसी भी तरीके से, लेकिन वो भी तो गलत है। और वो तो इतना गलत है, मेरे एक जान पहचान वाले भाई दूध पीते थे लेकिन सेपरेट पीते थे, क्योंकि थोड़ा पैसों का हिसाब लगाते थे। तो जो 60 रुपये में लीटर आ रहा है तो वो 20 रुपये में लेके आ जाते थे डेयरी से, और पूरा जीवन ये पिया। तो जो शुद्ध दूध पीने वाला व्यक्ति को कोलेस्टेरॉल, हार्ट अटैक, बीपी, ये सारी चीज़ें आ सकती है, शुगर, लेकिन जो पतला करके उस जहर को डाइल्यूट करके ले रहा है वो आज 60 साल के बाद 10 किलोमीटर चल रहा है। तो हमारी मान्यताओं को भी ये यहाँ तक छोड़ना ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ दूध, घी, मक्खन को समझना वो बुरी चीज़ है। करेक्ट। उनको अच्छी चीज़ समझना ही नहीं है। हम कहते अरे भगवान एक अच्छी गिर गाय हो जो हम पालते हैं, हम उनको घास चारा खिलाते, बड़े प्यार से हाथ से सहलाते हैं, तो उसका दूध क्यों नहीं पिए। लेकिन अभी कलयुग का अंत चल रहा है हमारे ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से, तो कलयुग में तमो प्रधानता है, तमो प्रधान काल है, और इसमें भोग है, योग नहीं है। सबका भोग है, योग नहीं है। सतयुग में जब कृष्ण गैया चराते थे, गोपाल के पास जो गाय रहती थी, वहाँ कहते हैं विकारों का कोई वजूद ही नहीं था। काम, क्रोध, लोभ न पशुओं में थे न मनुष्य आत्माओं में थे। तो वहाँ की सात्विकता की शायद दूध हमें फेवर करता हो, लेकिन इस काल में अगर भोग से, शारीरिक भोग से बच्चे पैदा होते हैं, पशुओं में भी उसी तरीके से हो रहा है। गाय का बच्चा 4 साल में बैल बन जाता है, उनमें हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, वे फिर दूसरे बच्चे पैदा करने के काबिल बन जाता है। तो वही दूध अगर हम डालेंगे तो हमारे बच्चे जो छोटे बचपन से माएँ दूध पिलाती है बच्चों को कि दूध पी के ही स्कूल जाना है,
तो हमारा बच्चा भी 8-10 साल का होते होते उनके अंदर सेक्सुअलिटी, मानसिक विकृतता ये उत्पन्न होने लगती है। और हम आज के बच्चों में देखते हैं कि ये सारी चीजें, लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। बस ये चीजें मैच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ पे जो पहले 14-15 साल में दिखती थी वो आजकल 9 साल में मैच्योरिटी वो दिख रही है। इनका कारण ये है कि आप पशुओं का आहार, जो आपका आहार नहीं है वो ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है। 25 साल में तो बैल को मर जाना है, 25-30 साल में। हमारी आयु 100 साल तक है, तो हमारे बच्चे भी 25-30 साल में मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद में चले जाते हैं, एकदम खोखले हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, वो आयु ख़त्म होने को आई है। जल्दी से ग्रो, जल्दी से ख़त्म, ये गाय और भैंस के दूध के लक्षण है। तो अगर एक्सेस मात्रा में करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, लिटल थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो सरवाइव कर पाएंगे 100 साल तक भी। तो हम उनको सही या गलत ठहराना हमारा कोई वो नहीं है मकसद, लेकिन इनको इस्तेमाल करना मेरे अपने राय से, अपने हिसाब से तो मैं गलत समझता हूँ। ऐसी चीज़ों को भी हम भगवान का भोग लगा के भी ग्रहण करो तो भी ये चीज़ गलत है। एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ हो ना गलत, मीरा ने जहर का प्याला पिया तो विष भी अमृत बन गया। तो ये तो इनकी भावना इतनी श्रेष्ठ थी तो विष को भी अमृत बना दिया। तो हम भी संस्कारी है, प्रभु प्रसाद समझकर खाते हैं, इसलिए ये जो विष है वो हमें कम नुकसान दे रहा है, क्योंकि भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। और आज मैंने एक सुंदर लेक्चर सुना था, उसमें बताया गया कि अगर आप ककड़ी, टमाटर, खीरा, गाजर, बीट, जो भगवान का प्रभु प्रसाद है, केला, अमरूद, आम जो भी खा रहे हैं, अगर चिंता में खा रहे हैं, अवसाद में खा रहे हैं, भविष्य की चिंताएं कर करके खा रहे हैं, एकदम अग्रेशन में गुस्सा भरा है, किसी के प्रति राग है, द्वेष है, उस हिसाब से जब हम हर रोज ईटिंग करते हैं तो वो भी कोई फायदा देने वाला नहीं है। उल्टा अंदर जाएगा तो एसिडिटी करेगा, एसिड पैदा करेगा। तो माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। जब आपका मन बिखरा हुआ हो तब ये प्रभु प्रसाद, जो कच्चा भोजन जिनको प्रभु प्रसाद कहेंगे, वो भी अपने आप को उनसे दूर हटा लेना चाहिए कि मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे को चिंता है, मुझे किसी के प्रति घृणा या गुस्सा भाव से मैं पीड़ित हो रही हूँ, तब जाके आप भोजन को छोड़ दो। भोजन एक बहुत प्रार्थनापूर्ण प्रवृत्ति है। जैसे प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने, ऐसी प्रार्थनापूर्ण प्रवृत्ति है। तो भोजन ग्रहण करते समय खास करके हमें अपना मेंटल स्टेटस भी अच्छा रखना चाहिए। और ख़ास करके बहनों को, बहनें जब पति जब आए सुबह से लेकर शाम तक सारी झंझटों से बाहर निकलकर थाली पे जैसे बैठे, तब उनका सुबह से लेकर शाम तक का सप्रेशन पति जब भोजन करने बैठता है तभी निकलता है। तब आप अपने पति को जहर खिला रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उनको विचारों, भावनाएं इनकी उतनी उत्तेजित कर देती हो कि उनको अच्छा भोजन देते हुए भी आप उनको बीमारी की तरफ धकेल रहे हो। तो भोजन बनाना, भोजन दूसरों को खिलाना, ये मैं तो कहता हूँ कि प्रार्थना करने से भी महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए हमारे यहाँ बहनें सबको, हमारे जो भी लोग हैं काम कर रहे हैं, उनको खास बताया गया कि आपको अगर कोई भी टेंशन आए, तनाव आए, अपने काम से दूर हट जाओ। लोगों को अपनी टेंशन और तनाव में खिलाना नहीं है। आप जो अमृत बना रहे हो ना, वो भी आप जहर बनाओगे। आप पाप नहीं, आप पुण्य नहीं, पाप का काम कर रहे हो, खिला भी रहे हो। तो क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। आप 100 का भंडारा कर रहे हो लेकिन टेंशन में कर रहे हो तो आप तो सबको पाप खिला रहे हो, अपनी भावनाएं, अशुद्ध भावनाएं उनको दे रहे हो। तो 5 लोगों को भी खिलाओ, नर के अंदर नारायण स्वरूप देखकर भोजन दे रहे हो, प्रार्थना पूर्ण दे रहे हो, तब जाके ये कार्य हमारा श्रेष्ठ होगा। इसलिए रामचरितमानस जो इस प्रथा NDS की इससे बाहर आई है, उसमें बताया गया है कि यहाँ कोई क्रिया का महत्व नहीं। आप लाचारी में 12 बजे तक ऐसे ऐसे करके बैठ रहे हो, कब 12 बजे, तो ये तो लाचारी हो गई हमारी। तो 12 बजे तक की क्रिया आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अरे भगवान ने मुझे अवसर दिया है
कि जब हम खाना बंद कर देते हैं ना, तब हमारा माइंड एकदम फ्री हो जाता है, दूसरी बातों को सोचने के लिए स्पेस मिल जाता है, भगवान का भजन करने के लिए, हरि भजन के लिए पूरा वक्त मिल जाता है। तो सुंदर भावनाओं के साथ की गई प्रक्रियाएं, क्रियाएं, ये हमारे लिए प्रार्थना पूर्ण है। तो इसी हिसाब से हमें अपनी भाव और भावनाओं को परिवर्तन करना जरूरी है। मैं कोई रिजिड नहीं हूँ। एक भाई को मैं बता रहा था, प्लीज़ आप दूसरों को मत बताइए, जब भी आपको भूख से आप छटपटाने लगो ना, तो किचन खुला है, लगभग वहाँ दरवाज़ा भी नहीं है, आप घुस जाओ, जो भी पड़ा है खा लो, खा के बाहर आ जाओ, लेकिन एडवर्टाइज मत करो आप कि मैं खा रहा हूँ, बराबर। तो हम ऐसे भी छुट्टी देते हैं, ऐसे किसी को भी परेशानी यहाँ आती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा सा वहाँ गैस पड़ा है तो थोड़ा उबाल कर खा लो, ये तो रिस्ट्रिक्शन है। तो कच्चा भोजन, हम कोई लाचारी में बेचारा बेबस है तो उनको तो कहते हैं कि आपको केला, अमरूद जो भी पड़ा है, दाड़म, अनार पड़ा है, आम की सीजन में आम पड़ा है तो आप खा लो, सलाद भी खुद के हाथों से बनाना है तो बना लो, यहाँ हमारा थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाए इनकी हमें परवाह नहीं है, आप खाओ पियो, एकदम आनंद में रहो। तो कोई भी क्रिया लाचारी में के बदले बहुत भावपूर्ण। कल आप जो उपवास कर रहे थे 2 दिन से, मुझे भी लगा, एक दिन बहन को मैंने बोला कि आपको निर्जला करना है, तो दूसरे दिन वो कुछ जूस वगैरह कुछ उनको लेना पड़ा, क्योंकि उनके लिए ये पहला अनुभव था। इतनी कठिन तपस्या करना, थोड़ा अपने आप को मेकअप करना, माइंड को, बॉडी को, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने कल उनकी कंडीशन देखी तो बहुत अच्छी हो गई कि अब तो मैंने पूरे दिन में ही एक ही जूस पिया। जब उन्होंने कहा कि कल रात को जब सूप बना था तब भी मैंने नहीं लिया। तो आइए धनसुख हाँ जी। तो गुरुजी एक चीज बताओ, हाँ। ये दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है यही नुकसान करता है या और भी चीजें? दूध में है ना, एक तो जो चिकनाहट है, हाँ। दूध का गुणधर्म है वो वायु करेगा शरीर में जाके, वो पित्त बढ़ाएगा और कफ भी इतना देता है। मतलब जो त्रिदोष जिनको बोलते हैं हम, आंवला ऐसा है कि त्रिदोष को शमन करता है, त्रिदोष नाशक है, जबकि दूध है वो त्रिदोष दायिनी है। और आयुर्वेद में कहा गया कि हर रोग का कारण वात, पित्त और कफ है। कफ का जो बैलेंस पे हाँ भरपूर मात्रा में केसिन प्रोटीन तो है जो कैंसर तक देता है, वो तो बड़ा एक लार्ज कंटेंट है जिनका कि जो बड़ी बीमारियों ले आने के लिए जिम्मेवार है। लेकिन हमें जो बलगम होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, कोलेस्टेरॉल होता है, वो सारी चीजें तो दूध से आ रही है। तो दूध को हम रोगों की गंगोत्री कहते हैं। तो पहले तो आपको मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं। हम एक सभा में गए थे, योगाचार्य थे, हमें बुलाया, तो मैंने थोड़े दूध के विषय में थोड़ा ऐसे बताया मेरे अनुभव के हिसाब से, और उन्होंने 90-100 लोगों को बुलाया था जो योग टीचर थे और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो उनको सभी योग टीचरों को इतना मज़ा आया, लेकिन लास्ट टॉपिक मैंने दूध का छेड़ा तो वो बात सुनकर उनका चेहरा फूल गया। तो मैंने उनके तरफ मेरा नोटिस भी नहीं था कि वो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो रियलिटी फैक्ट कहता हूँ अपने अनुभव से। तो बाद में ये हुआ कि मुझे लगा था कि ये 80-90 लोग जो इकट्ठा हुए थे, हर एक व्यक्ति 100-100 लोगों को एकत्रित करके हर रोज सभाएं करते थे वो। तो मेरे को इस 100 सेंटरों के ऊपर जाना था और सभी लोग तैयार हो गए कि हम अपने सेंटर के ऊपर बुलाएंगे, हम अपने सेंटर के ऊपर। लेकिन जो हेड था ना, उनको ये नापसंद आ गया कि आपने खास करके भैंसों के दूध के बारे में तो ठीक है, लेकिन आपने गाय को भी, जो हमारी माता है, हम पूजते हैं, 33 करोड़ देवताएं हैं, और उनके खिलाफ आपने क्यों बोल दिया। तो फिर मैंने बताया कि देखो ये गलत है, गाय का दूध पीने से भी लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं बता सकता, हाँ बैलेंस वाली बात बता सकता हूँ कि पीना है तो एक टाइम पी लो। भाई जी ने मुझे छुट्टी मांगी तो मैंने कहा 1 चम्मच अगर गाय का घी हर रोज ले लेंगे तो कोई मरने वाले नहीं है, कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में आने वाली नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने बैलेंस में बताया। उन्होंने मेरे को 1.5-2 साल तक फिर से वो प्लेटफॉर्म न दिया, और मेरे को भी ज़रूरत नहीं थी कि जो गलत है आज के दिन में, आज करोड़ों फॉलोअर्स चौहान सर की बात मान रहे हैं, क्यों? वो अपने आप से समझौता नहीं करना चाहते थे। लोग उन्हें प्लेटफॉर्म दे या उनसे नीचे गिरा कर रख दे। जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। हाँ, बिजनेसमैन सोचेगा कि हमें कुछ इसी तरीके से दूध को सही ठहरा देंगे, लेकिन सही नहीं है, उनको हम कैसे सही ठहराएंगे।
और 2 साल के बाद फिर से उन्होंने मुझे वैसा ही प्लेटफॉर्म देकर सारी जगहों पर प्रचार करना शुरू किया। लेकिन मैं बिछड़ गया सेवाओं। फिर मुझे पता चला कि उनकी खुद की गौशालाएं चल रही थी इसलिए नाराज हुए कि हमारा दूध नाराज हो कैसे गए, बेचेंगे। क्योंकि समझदार, इतनी मैच्योरिटी तो होनी जरूरी है ना कि भाई इसको किस एंगल से देखा जाए। गाय की सेवा करना तो पुण्य का काम है। मैं तो कहता हूँ गाय को तो हाथ घुमाने से भी कहते हैं हार्ट की बीमारियाँ दूर होती है। उनको अगर आप हग कर लो गाय को तो भी इनसे पवित्र प्राणी और कोई नहीं, समझदार प्राणी और कोई नहीं। गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से कितनी कितनी औषधियाँ बन रही है। तो आप इस दूध के विषय को छोड़ के दूसरे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर गाय की सेवाएं कर सकते हो। हाँ ये डॉक्टर साहब गाय जितनी ऑक्सीजन लेती है, हाँ जी, 16% ऑक्सीजन रख के बाकी सारी छोड़ देती है। तो इसलिए तो कृष्ण के पास गाय को दिखाते हैं। और मैं तो हंसी हंसी में ये भी कहता हूँ कि जन्माष्टमी के दिन मटकी को फोड़ते हैं। मतलब ये भी कहते, गोपियाँ जब मटकी लेके मथुरा में जाती थी तो उनको फोड़ देते थे सभी इकट्ठे होके कि भाई ये जहर मथुराओं में तो मत फेंकने दो, मथुरा वालों को तो छोड़ दो इनसे। खुद के बच्चे तो पी रहे हैं, वहां भी बाहर भी पिला के आओगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माखन चोर कहा गया है, चोरी कर ली, हटा दिया कि इनको आप घर में मत खाओ, घर में जा जाके फोड़ी मटकियाँ। तो अब तो भरना बंद करो आप। दूसरी सोच ये कहती है जब चली होती है माखन मिश्री का प्रसाद देते हैं सबको, कृष्ण जी खाते थे आप भी खाओ, आप भी खाओ। बड़े बड़े कथाकार भी इस चीज़ से नहीं छूट पा रहे हैं। तो ये तो हर एक लॉजिक तो हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ लॉजिक के ऊपर भी मत जाओ। अच्छी बातें, गलत बात को भी अच्छा लॉजिक दे के सही ठहराई जा सकती है। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं अपना लॉजिक चलो यूज़ कर रहा हूँ, एनडीएस में हूँ तो, लेकिन मैं तो कहता हूँ लॉजिक को भी मत मानो, मैं जो कहता हूँ वो। लेकिन 15 दिन प्रयोग करके तो देख ही सकते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है, उस चीज़ को आप मानो। मैंने जन्म से हमेशा दूध पिया, हाँ, घर का दूध होता था, हाँ, हमेशा दूध पिया। 5 साल पहले ये लगा भी मेरे से फिक्का दूध तो पिया नहीं जाता, मैं दूध ही छोड़ दूं। 5 साल पहले मैंने बिल्कुल छोड़ दिया दूध। अच्छा जी, बहुत मतलब अच्छा। एकदम छोड़ा, कभी मन भी नहीं करा दोबारा पीने का। तो ये चीजें हमें बचपन से जब आदत डाली गई थी ना, तब भी बच्चे ने मुंह चढ़ाया था, हमें सब पता है। हम भी छोटे थे ना, मुंह चढ़ाते थे, तो हम मुंह चढ़ाते थे दूध पीने से पहले। जो बच्चा है ना, अभी ओशो रजनीश ने कल मैंने सुना तो उन्होंने बताया गया कि बच्चों के ऊपर अमेरिका में प्रयोग किए गए। सभी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एकत्रित किया गया और उनको तो कोई ज्ञान नहीं है किसी विषय का, डाइट का, कुछ भी नहीं। जिनको मलेरिया हुआ था उन्होंने जो मलेरिया में जो चीज़ें नहीं खाई जाती वो नेचुरली ही नहीं खाई, और जो मदद करने वाली चीज़ें भी डॉक्टरों ने रख दी थी। तो उन्हों का चयन जो मलेरिया में मदद करता है वैसी चीज़ों का चयन किया। मतलब ना बच्चे के पास ज्ञान है, लेकिन शरीर के हर एक रुए रुए में परमात्मा ने ज्ञान रखा है। वो इस चीज़ का चुनाव करेगा जो हमारे लिए सही है। हाँ। मिट्टी की क्यों खाते हैं? कैल्शियम के लिए। उसमें कैल्शियम है। देखो बच्चों की बॉडी को पता है कि इसमें कैल्शियम है, इसलिए वो मिट्टी खाते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां ग्रोथ होनी होती है ना, उनको कैल्शियम की जरूरत है, इसलिए बच्चे मिट्टी खाते हैं, बड़ा नहीं खाता। मतलब भगवान ने अगर बच्चों को प्रेग्नेंट लेडीज, पहले प्रेग्नेंट लेडीज चूल्हे में ना मिट्टी भून के वो खाती थी। बिल्कुल जी, उनको भी कैल्शियम की ज्यादा जरूरत थी। शरीर की अपना विज्ञान। हाँ, कैल्शियम है, इसको खाओ। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल के बच्चे को तो आप बालाजी का वेफर का पैकेट रखोगे और एक तरफ अच्छी चीज़ फल रखोगे तो पैकेट उठाएगा। इनका कारण ये है कि हमने उनकी सेंसेशन ख़त्म कर दी, गलत चीज़ों की हमने आदत डाल दी। अगर अज्ञानी बच्चा है जिनको कभी देखा नहीं है, खुला भी छोड़ दो वो पैकेट, वो उस टेस्ट के तरफ नहीं भागेगा, वो सही चीज़ों का चुनाव करेगा। तो हमारे बॉडियों में, रुए रुए में सत्य ज्ञान भरा हो। हमें ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग से कुछ समझने की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर को भी खुला छोड़ दो, शरीर को शून्य कर दो। चौहान साहब तो ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को खिलाओ भी मत। हाँ, खिलाना भी नहीं है, खिलाना भी नहीं है। टेबल के ऊपर उसको जब भूख लगेगी तो अपने आप आके चुनाव कर ले। चुनाव इस विषय में अपना एक एक्सपीरियंस और बताना चाहूँगा। हाँ, मेरे को जब ये प्रॉब्लम चली थी ना कैंसर की, उससे 1 साल पहले, हाँ जी, 7, 8, 6 महीने पहले से
मेरे को ना बथुआ जहाँ भी दिख जाता, अच्छा बथुआ समझते हो आप? जी जो गर्मी सरसों में के साग में यूज होता सरसों का, बथुए का पौधा मेरे को जहाँ भी दिख जाता, मैं उसके पत्ते तोड़ता और खा लेता। और बहुत बार तो मैं सैर करने जाता सुबह, मेरे को 1-2 पौधे मिल जाते हैं, उनके पत्ते तोड़ के लाके वाइफ को देता कि इनको मेरी रोटी में डाल दो, हाँ काट के पराठों में डाल दो, और मैं खाता रहा जी। एक बार क्या हुआ, मैं जैसे कहीं जा रहा था, रास्ते में यूरिनेट करने के लिए रोकी गाड़ी, तो वहाँ पे बथुआ लगा हुआ था, मैंने यूरिन भी किया, साथ में बथुआ तोड़ लिया। फिर मेरे मन को है यार क्या गंदे, तो जहाँ पे यूरिनेट कर रहा है वहीं से तोड़ के बथुआ खा रहा है। हाँ मेरे को एक बार घिन सी भी आई, लेकिन फिर भी मैं खा गया। हाँ हाँ मैंने विचार किया अभी क्यों खा रहा हूँ मैं इसको, अच्छा बरोबर क्यों खा रहा हूँ। तो जब मेरा ये बीमारी आई, मेरी बीमारी आने के बाद मैं एक नेचुरोपैथी कैंप लगाने गया ऋषिकेश में। हाँ हाँ तो वहाँ आचार्य जी हम जो करवाते, तो उन्होंने बताया भी ऐसे करके जब आपको आँख की प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्स्टिपेशन हो, तो आपको बथुआ खाना चाहिए। हाँ हाँ वो अपनी प्रेरणा आ गई। मेरे को अपने जवाब मिल गया उस बात का। कितनी मतलब सुंदर मेरे अनुभव शरीर को, मेरी आँख को दिक्कत थी, तो मेरा शरीर अपने आप कह रहा था तू बथुआ खा। हाँ शरीर बताता खुद है, लेकिन हाँ हम पकड़ शरीर नहीं पाते। हम पकड़ नहीं पाते, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात एक बार है। मेरे को भी कमर हाँ। दर्द था, हाँ हाँ जब मेरी सैटर्न की दशा अंतरदशा आती है तो कमर दर्द हो जाता है। हाँ जी तो मैंने भी फिर बथुए का जूस बना हाँ, बना उस के, टाइम बथुए हाँ का हाँ बथुए का हाँ जूस बना के मैंने पिया। बिल्कुल जी मतलब जितनी देर बथुआ आता रहता, हाँ हाँ सब्जी वाले को बोलती रहती थी जितनी देर बथुआ आएगा, जिस रेट पे भी मिले मेरे लिए बथुआ ले आना। हेलो, तो जो कनक में बथुआ पैदा होता है, जिसके पत्ते चीकने होते हैं, जी जी वो बथुए का जूस बना के पीती रही। बिल्कुल और उससे यूरिन बहुत ज्यादा आता था, हाँ, 10-10 15-15 मिनट बाद, बिल्कुल। तो उससे दर्द ठीक हो गया। मतलब आत्मा की आवाज़ तो सुननी ही सुननी है, लेकिन पहले कला हमें शरीर की आवाज़ की सुनने की डेवलप करनी है। बहुत अच्छा, चलो। तो ये गुरुजी दही में कहते हैं केसिन प्रोटीन कम हो जाता है, कहते हैं दूध से दही बेटर है खाने के लिए। हाँ जी, वो कहते हैं कि कोई बड़ा नुकसान हम झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो कम नुकसान सहन कर लो। हाँ हाँ हाँ, हल्के से काम चला लो, तो ऐसे चला सकते हैं। और देखो, छाछ पीने से भी फिशर फिस्टुला में आराम मिलता है, छाछ पीने से भी। तो गलत चीज़ों से तो फायदा होता है। साइनाइड का भी मेडिसिन में यूज करके कुछ बीमारियों में हमने आराम मिलता है। खुरमानी की जो हाँ। बीज के गिरी होते हैं, साइनाइड होता है हाँ, उसमें, तो इनको खिलाए रोज। लिटिल पॉइजन। हाँ, सीधा सा जवाब ये नहीं है कि जब आपको ये खाने से सब कुछ मिल रहा है तो वो उसमें पढ़ना, उसमें क्यों पढ़ना। सब पता लगता है इन सब चीजों की वैल्यू। तभी ऐसा पता हाँ, तो हफ्ता भर मैंने किया, तो हफ्ते भर के बाद वो दांत मेरा हिलना बंद हो गया, वो ठीक हो गया। मेरे को 2 साल कुछ नहीं करना पड़ा, उसके बाद ठीक है, फिर से वो गड़बड़ हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक वो ठीक रह पाया। ये भी मेरी कमी रही कि मैं एक टाइम फिर भी खा लेती थी। वो कुछ टाइम तक तो मेरा चलता है, 15 दिन तक तो मैं नहीं लूंगी, मैं कच्चा ही खाऊंगी। पर फिर कोई आ गया, कहीं गए, तो वो ना कुछ लोगों के उसमें कहने में आ जाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है टाइप का, क्या फ़र्क है, ऐसा कुछ। खुद को भी फिर स्वाद भी आता है, तो फिर एक टाइम तो हो जाता है। मतलब मेरा एक टाइम का खाने का हाँ, एक टाइम का खाने का चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए है। तो कोई दूसरी कोई मेडिसिन या बीमारी नहीं, दवाई कोई नहीं। हाँ, डायबिटीज कंट्रोल में। इसी बात से एक बात निकल के आ रही है मेरे मन में, कई दिनों से आ रहा था आपसे करना कि जैसे मान लो अभी हम जाएंगे, हमारा 22 घंटे का रास्ता है ट्रेन का, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो वहाँ भी किसी रिश्तेदार के कोई शादी में या किसी त्यौहार में या किसी फंक्शन में जाना हो पड़े, आउट ऑफ स्टेशन, लोकल है तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाएगा। मान लो वहाँ से हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं अपने रिश्तेदार के जगह 2 या 3 दिन के लिए, या किसी और ओकेजन पे जा रहे हैं, तो उस टाइम हम कैसे मैनेज कर पाएंगे इसको, एमडीएस को? ये मेरा एक ठीक है। एक तो लंबी यात्राएं जब भी होती हैं, तब आप इनका एनडीएस का पूरा पकड़ है आपके लाइफ में। हम कई बार 36 घंटे की एक बार हमने बस की यात्रा की, महाबलेश्वर से दिल्ली तक की। तो 36 घंटे के दौरान हम ज़्यादातर लंबे यात्राओं पे रहते हैं ना, तो कम से कम 1 आध 2 जूस ले लेते हैं, या साथ में ग्रेप्स 1 kg ले लिया। तो पूरी यात्रा में उपवास से बड़ा तो कोई औषध है ही नहीं। तो जब भी मौका मिले तो यात्रा के दौरान उपवास करने का सबसे बेहतरीन और सुनहरा गोल्डन मौका होता है।
तो उपवास का हम सुंदर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मोनो डाइट का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके बाद यूरिन की भी झंझट नहीं और पोटी की भी झंझट नहीं यात्रा के दौरान। मैं तो कहता हूँ रेलवे में भी हम इतना कंफर्ट फील नहीं करते, आपको यूरिन जाना है, टॉयलेट जाना है, तो सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप निर्जला का चुनाव कर लो या फिर मोनो डाइट का चुनाव कर लो। मोनो डाइट में आपने एक केजी आम साथ में ले लिए, 1 केजी अमरूद ले लिए या फिर एप्पल ले लिए, तो ऐसे 1-2 चीज़ें आपकी यात्रा के दौरान चलती है। ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। और घर पे जब निकलो तब एनिमा करके निकलो, अच्छे तरीके से सफाई करके, तो जिनसे आपकी यात्रा की दुविधाएं भी समाप्त हो जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि मल्टी जो हम रो डाइट लेते हैं, वैसी कुछ बोरा 1-2 केजी का थैली भर के भी साथ में लेके चलते हो। टमाटर, ककड़ी, गाजर और फल वो साथ में आप अपना बैग में ले लो, तो कोई दुविधा नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन है, पका हुआ ना चुनाव करो, एक टाइम भी पका हुआ ना करो, या फिर रेलवे में ऑर्डर भी ना करो, तो ये सबसे बेहतरीन चुनाव है। आप कंफर्ट हो, टॉयलेट का विजिट करना है, तो रास्ते में एक टाइम पका हुआ भोजन भी लेके जा सकते हो। लेकिन ये चुनाव लास्ट चुनाव है, वो लास्ट चुनाव है। और बीमारी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए तो पका हुआ भोजन बना ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए। दूसरी बात, आप जब पार्टियों में, फंक्शन में जाते हैं, तो हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि हम पार्टियों में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, वहाँ का भोजन लेंगे तो ही हमारे रिलेशन मेंटेन होंगे, जो बिल्कुल बात गलत है। हाँ, हो सकता है किसी अपवाद हो सकता है कि किसी को बुरा लग जाए, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की बुरा लगने की। बुरा लग जाए, रिलेशन ख़राब हो जाए, मेरा फ़ायदा कम हो जाए, तो मैंने ये झेल लिया। लेकिन 2-4 रिलेशनों में ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया जो समझदार नहीं थे, लेकिन आज मेरे रिलेशन पूरे भारत में सभी प्रांतों में बन गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें 2 या 3 दिन रहेंगे तो वहाँ भी फिर फलाहारी पे फलाहार कर सकते हो, 1 या 2 बार फलाहार ले लो। लेकर आई थी ऐसे कुछ और बहुत देर। हाँ, सारी चीजें। सुबह डेली ये 10:15 साढ़े 10 के बीच में जाते हैं ऑफिस से। जी जी जी। पी के जाए या साथ ले जाए? ग्रीन जूस तो मैं चाहता हूँ पी के ही जाए, और पत्तियाँ साबुत सीधी लेकर जाएं, फल साबुत लेके जाएं। और शाम को अगर हल्का सा कुछ खाना है पका हुआ, तो मैं तो मानता हूँ थोड़ी साधना एक्सट्रीम लेवल के ऊपर 3-6 महीने साल भर तो कर लो, जिनमें अनाज ना हो, रात को उबली हुई सब्जी, सूप जो यहाँ आप ले रहे हो वैसा आप ले लो। इतना कंफर्ट फील एक बार करना शुरू कर दोगे ना, बाद में अनाज के प्रति आपकी रुचि ये तो मैंने नहीं बनेगी। लेकिन फिर एनीमा भी छूटेगा जब बाहर जाएंगे 2 दिन। एनीमा आप लगातार 15 दिन ले लेते हो, तो बाद में कभी कभी 2 दिन 5 दिन छूट जाता है, तो वो बड़ी बात नहीं है, नेचुरली हो जाता है आपका। एनीमा थोड़ा ही हमारी लाइफस्टाइल है, ठीक है। ये तो कंपलसरी 15 दिन महीना, हाँ, रूटीन का जो है, रात को पका हुआ खा रहे हैं ना, इसलिए एनीमा साथ में जोड़ना पड़ता है, बाकी वो एनीमा का कोई रोल ही नहीं है बाद में। हाँ जी।